हिंदी साहित्य की अनमोल और यादगार कहानियों के चैनल में आज सुनिए डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी नमक का कैदी। नमस्कार, मैं हूँ सीमा सिंह। डॉक्टर नरेंद्र कोहली हिंदी साहित्य के अत्यंत प्रतिष्ठित और युगांतरकारी लेखक थे। उन्हें आधुनिक हिंदी गद्य में महाकाव्य लेखन और पौराणिक कथाओं को आधुनिक संदर्भ में पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रस्तुत है उनकी कहानी नमक का कैदी, मेरी आवाज़ में। इस बात को कई महीने हो गए थे। सदा ऐसा नहीं होता था, न ही लगातार होता था। किसी किसी समय ऐसा लगता था कि मेरी सांस फूल रही है या मेरी छाती फट रही है। जब कभी मैं जरा सा तेज चलता था, ऐसा हो जाया करता था। तब मैं जहाँ होता वहीं रुक जाता या फिर बहुत ही धीरे धीरे डग उठाता था। 2-4 मिनटों के बाद मैं अपने आप ही ठीक हो जाता। कभी कभी तो बिना तेज चले भी ऐसी तकलीफ़ हो जाया करती थी। कहीं जाना होता, बस पकड़नी होती, रेलगाड़ी में सवार होना होता, मुझे चिंता सी लग जाती। मेरे पहुंचने से पहले कहीं बस निकल ना जाए, गाड़ी में कहीं बहुत भीड़ ना हो। चिंता मेरे मस्तक से उतर कर छाती में आ जाती। कहीं कहीं सुइयां चुभने लगती, फिर दर्द होने लगता और छाती फटने लगती। दम फूल जाता, जैसे कई मीलों से दौड़ता आया हूँ। सांस तक लेने में कठिनाई होने लगती, जैसे फेफड़े खाली भी हों और उनमें सांस समा भी न पाए। मुझे रेलगाड़ी याद हो आती, यार्ड से प्लेटफॉर्म पर लगती हुई एकदम खाली गाड़ी, लोगों की भीड़, सब लोग एक साथ भीतर घुसने के प्रयत्न में। छोटे से दरवाजे में फंसे 10-10 आदमी, खाली डिब्बा और फिर भी यात्री भीतर न जा पाएँ, दरवाजे में ही जम जाएं। ऐसे समय में लगता मैं गिरकर बेहोश हो जाऊंगा, पर न कभी गिरा न बेहोश हुआ। बहू से मैंने एक दिन चर्चा कर दी। यूं ही कह दिया था, पर बहू चिंतित हो उठी। दिन भर वो बालकनी पर टंगी बेटे की प्रतीक्षा करती रही। या तो मुझे खाना देने भीतर आई या फिर 2-1 बार ये देखने भी आई कि मेरी छाती सचमुच फट तो नहीं गई, उसमें छेद तो नहीं हो गया। जिस प्रकार फटी फटी आँखें और मुट्ठी में अपनी साड़ी का पल्लू भींचे वो मुझे देखने के लिए भीतर आती, उससे मुझे लगता था कि वो ये सोचकर आती है, भीतर आने पर वो देखेगी कि मेरी छाती फट गई है, उसमें आर पार छेद हो गए हैं, और वो झटपट उन छेदों में अपनी साड़ी का पल्लू ठूंस कर उन्हें बंद कर देगी। पर बेचारी को ऐसा कोई अवसर नहीं मिला। शाम को बेटा घर आया तो बहू ने उसे सीढ़ियों में ही सब कुछ बता दिया। बेटा अपने कमरे में न जाकर मेरे कमरे में आ गया। उसने बड़ी चिंतित मुख मुद्रा में मेरा हालचाल पूछा। मैंने उसे बता दिया। उसने अपनी नाराज़गी जताई कि मैंने उसे पहले क्यों नहीं बताया, और डॉक्टर को बुलाने चला गया। बेटे ने एक नहीं कई डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने मुझे देखा भला, ठोका पीटा और कहा कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, केवल बुढ़ापे के कारण ही ये सब होता है। बुढ़ापे में आदमी के स्नायु कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए सोच विचार से, चिंता से या शारीरिक थकावट से ऐसा हो जाता है। बुढ़ापे का कोई इलाज डॉक्टर के पास है नहीं, इसलिए मेरी बीमारी का भी कोई इलाज उनके पास नहीं था। उन्होंने मुझे सोचने विचारने, चिंता करने और शरीर को थकाने से मना कर दिया। मैंने अकेले में बहुत सोचा। क्या मैं सोचता विचारता हूँ? क्या मैं चिंता करता हूँ? क्या मैं शरीर को थकाता हूँ? सोच कर मेरे सिर में दर्द होने लगा। पर मुझे एक भी अवसर ऐसा नहीं आया जब मैंने जानबूझकर सोचा हो या योजना बनाकर कभी चिंता की हो या अपने शरीर को कभी थकाया हो। मैंने तो सदा उसे आराम ही दिया है। बहुत सोचकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सोच विचार आ जाता है, चिंता लग जाती है और शरीर अपने आप थक जाता है। मेरे पास भी अपनी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मैं सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ गया। इधर उधर अच्छी तरह देखकर सड़क पार की और सिगरेटों की दुकान पर जा पहुंचा। सिगरेट वाले ने मुझे देखते ही गोल्ड फ्लैग की 10 डिब्बियाँ पनामा के डिब्बे में सजा कर दे दी। वो मुझे अच्छी तरह जानता है। इंजीनियर साहब के बाप को, यानी मुझको, यहाँ के सारे दुकानदार जानते हैं। वो ये भी जानता है कि मैं केवल गोल्ड फ्लैग ही पीता हूँ, और वो ये भी जानता है कि मैं उसकी दुकान पर आता हूँ तो केवल सिगरेटों के लिए ही आता हूँ,
क्योंकि पान मैं खाता नहीं और सिगरेटों के 10 पैकेट लेता हूँ। मैंने उसे पैसे दिए और लौट पड़ा। सहसा मुझे लगा मेरी छाती में फिर तकलीफ़ है और उसी के साथ साथ पहले माथे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें उभरी और फिर मेरा सारा शरीर पसीने से भीग गया। मैं खड़ा का खड़ा रह गया। सोचा अभी मेरी तकलीफ़ पहले की तरह 2-1 मिनटों में ठीक हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। वो बढ़ती गई। जैसे सिगरेट का कश लेकर मुंह से बाहर फेंका हुआ धुआं समय के साथ फैलता ही जाता है। मैं सड़क के किनारे एक दुकान की टेक लेकर खड़ा हो गया और फिर वहीं बैठ गया। मुझे इस प्रकार बैठते दुकानदार ने देख लिया था। वो दुकान से नीचे उतर आया और साथ के और 2-3 दुकानदार भी आ गए। वे लोग मुझे उठाकर मेरे घर छोड़ गए। घर पर बहू अकेली थी, बेटा काम पर गया हुआ था। बहू ने मेरी हालत देखी तो एकदम घबरा गई। उसने झटपट पहले डॉक्टर को फ़ोन किया और फिर बेटे के दफ्तर। डॉक्टर 5 मिनटों के भीतर ही आ गया और उसके देखते हुए ही बेटा दफ्तर से आ गया। डॉक्टर ने बेटे को मुझे जल्दी से जल्दी बड़े अस्पताल पहुंचाने के लिए कहा। उसका विचार था कि मुझे दिल का दौरा पड़ा है, किसी भी समय मेरी हृदय गति रुक सकती थी। मेरी छाती फट रही थी और मैं हैरान होकर सोच रहा था कि इस बार तकलीफ़ लंबी ज़रूर खींची थी, पर यह पहली बार नहीं हुई थी। 2-1 मिनटों के लिए ही होती थी। पहले तो किसी ने इसे हृदय रोग नहीं बताया था, उन्होंने तो इसे मेरा बुढ़ापा ही कहा था। फिर इस बार एक ही तकलीफ़ के क्या अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, या बुढ़ापा और हृदय रोग एक ही बीमारी के 2 नाम हैं? बेटा जिस टैक्सी में दफ्तर से आया था वो अभी नीचे ही खड़ी थी। उसी में डालकर मुझे बड़े अस्पताल ले गया। मेरा दिल डूब रहा था, धीरे धीरे जैसे मैं बेहोश सा हो रहा था। मेरे चारों ओर डॉक्टरों की एक भीड़ सी घिराई थी, जैसे बंदर या रीछ का नाच देखने के लिए बच्चों का झुंड घिराता है। वे लोग मुझे देख रहे थे, छू रहे थे। मुझे बहुत से यंत्र लगाए गए, टांगों पर, बाहों पर, छाती पर। और फिर जब मुझे लगा कि अब मेरी छाती फट जाएगी और मैं मर जाऊंगा, तब उन्होंने मुझे एक इंजेक्शन दे दिया। रात को लोग सोने वाले थे तो मैं जागा। देखा डॉक्टर साहब राउंड पर हैं। उन्होंने मुझे बताया मुझे पलंग से नीचे नहीं उतरना होगा, इसीलिए तकिया हटा लिया गया है। मुझे हर समय लेटे रहना है, उठकर बैठना भी मना है। मुझे पूरी तरह आराम करना होगा। खाने के लिए मुझे दूध मिलेगा, मक्खन निकाला हुआ, और कुछ भी नहीं। नमक, घी और सिगरेट बंद। मैं डॉक्टर साहब को देखता रहा। मेरे सामने शीशा नहीं था, पर मैं समझता हूँ कि मेरा मुंह अवश्य ही भौचक सा खुल रहा होगा। डॉक्टर साहब ने मेरे चेहरे से कुछ तो समझ ही लिया होगा। तसल्ली देते हुए बोले, भगवान का धन्यवाद करो कि समय पर अस्पताल पहुँच गए। 2-4 मिनट भी देर से आते तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। यदि कहीं रिलैप्स हो गया तो बस छुट्टी। डॉक्टर के जाने के बाद मुझे नींद नहीं आई। क्या सुबह ये लोग मुझे बाथरूम तक भी नहीं जाने देंगे? ये लोग चाहते हैं कि मैं यहीं लेटा रहूं? ये लोग मुझे बिस्तर पर ही बेड पैन देंगे? बिस्तर पर बेड पैन? छी छी छी, कितने गंदे हैं ये लोग। साले कितने साफ बनते हैं और बिस्तर और टॉयलेट में कोई अंतर ही नहीं मानते। 3 दिनों के बाद दूध पीते हुए सहसा मुझे उबकाई आ गई और मैंने सारा दूध उलट दिया। मुझे दिन में 6 बार मक्खन निकाला हुआ दूध दिया जाता था। घर से सेब और संतरे आते थे। मुझे लगा कि मैं अब और मीठा दूध नहीं पी सकता। नमकीन चीज़ के लिए मन बहुत तरस रहा था। मुझे भूख लगती थी, अंतड़ियाँ कुलबुलाने लगती थीं, पर जब नर्स दूध का गिलास लेकर आती तो मेरी भूख मर जाती। दूध दूध, मुझे उबकाई सी आने लगती। 1 महीने के पश्चात उन्होंने मुझे पलंग से उतरने और टॉयलेट तक चलकर जाने की अनुमति दी। टॉयलेट जाने की मुझे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, पर अब मैं घर जाकर कोई नमकीन चीज़ खा सकूंगा, इस बात की मुझे खुशी थी। मैं पलंग से उतरा तो मेरी टांगें कांप गईं। मैं लड़खड़ा कर फिर से पलंग पर बैठ गया। मैंने अपने शरीर को देखा। मैं पहले से बहुत दुबला हो चुका था। इस दुबले पतले शरीर का बोझ भी मेरी टांगें नहीं उठा पा रही थीं। मुझे पता ही नहीं लगा कि मेरे भीतर क्या होता रहा, पर डॉक्टर को अपने सामने पा जैसे मेरे भीतर उबाल आ गया। जी में आया कि डॉक्टर को गर्दन से पकड़कर 3-4 चांटे लगा दूं, पर मेरा शरीर अपने स्थान से हिला तक नहीं, बस जीभ चल पड़ी।
तुमने मुझे भूखा रख रख कर इतना दुर्बल कर दिया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। तुम मुझे मारना चाहते हो? डॉक्टर मुझे देखता रह गया। उसका चेहरा वैसा ही निर्विकार रहा। बोला, धीरे धीरे फिर शक्ति आ जाएगी। कुछ दिनों बाद मैं पलंग पकड़ पकड़ कर पग पग चलने लगा। मुझे अपना पोता बहुत याद आता था। वैसे तो मैंने अपने बेटे को भी बैठते, खड़ा होते, सहारा लेकर डगमगाते हुए चलना सीखते हुए देखा था, पर मेरा पोता भी पिछले वर्ष ही इस प्रकार चलता था। मैं उसे अपनी अंगुली पकड़ा देता था और वो 2 डग भरकर गिर पड़ता था। मैं और मेरा पोता एक ही स्तर पर आ गए थे। मैं नए सिरे से चलना सीख रहा था। उस दिन मुझे दही और चावल खाने के लिए दिए गए। मुझे लगा मेरे दांत चबाना भूल गए हैं। 2-4 बार चबाने पर ही मेरे जबड़ों में दर्द होने लगता था। एक तो वैसे ही फीके फीके दही चावल मुझे अच्छे नहीं लगे, और फिर ये थकावट। मैंने थाली परे सरका दी। पर दूसरे ही दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। ये तकलीफ़ पहली बार से बहुत ज़्यादा थी। मेरी छाती फटी जा रही थी। मैं पसीने पसीने हो गया था। मेरा दिल डूब रहा था, और अपने चारों ओर खड़े डॉक्टरों की भीड़ में खड़े मैंने अपने बेटे और बहू को पहचाना था। वे दोनों चुपचाप रो रहे थे, और मेरा पोता बेटे की गोद में हैरानी से कभी अपनी माँ को, कभी बाप को और कभी मुझे देख रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि कोई बदपरहेजी हो गई थी, इसलिए मुझे फिर से मक्खन निकाला हुआ दूध दिया जाने लगा। मुझसे बैठा भी नहीं जाता था। दवा पीने भर में मैं हाँफने लगता था। मैंने डॉक्टर को बहुत धीरे से और काफ़ी मैत्रीपूर्ण ढंग से सलाह दी। डॉक्टर, कोई दवा देकर मार डालो, ऐसे भूखे क्यों मारते हो? डॉक्टर हंस पड़ा। बोला, हम आपका ठीक इलाज कर रहे हैं। आपको जानबूझकर दुर्बल किया जा रहा है। हम आपके शरीर की चर्बी गला रहे हैं। उस दिन शाम को बेटा मुझे देखने के लिए आया तो मैंने उससे कहा, मुझे घर ले चलो। डॉक्टर अभी नहीं मानते, बेटे ने कहा। ना माने? मैं बोला, फिर भी मुझे ले चलो, यहाँ आपका इलाज हो रहा है। वो बोला, ये लोग धीरे धीरे मुझे मार रहे हैं। मैंने भेद भरे स्वर में उसे बताया, ये मेरी चर्बी गला रहे हैं, फिर मेरी हड्डियाँ गलाएंगे। ये लोग मुझे जीवित घर जाने नहीं देंगे। तुम अब रोज़ अस्पताल मत आया करो। इनसे पूछाओ कि मेरा मृत शरीर लेने के लिए तुम्हें कब आना चाहिए। बेटा रो पड़ा। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। पिताजी, आप ऐसी बातें ना सोचें, उसने कहा। आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ आपका ठीक इलाज हो रहा है, और फिर देखिए ना, उसने मुझे समझाया। यदि उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं आपको ले गया और आपको फिर कभी कोई तकलीफ़ हुई तो वे लोग आपको फिर से एडमिट नहीं करेंगे। यहाँ एक ही तो ऐसा अस्पताल है। छोटे शहरों में बड़ी तंगी है। बेटा चला गया। मैंने बहुत सोचा, पर मुझे यही लगा कि बेटा मेरी बात नहीं मानेगा। वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे बचाकर संभाल कर रखना पसंद करेगा, जैसे मैंने अपने परदादा की घड़ी एक डिब्बे में संभाल कर गोदरेज अलमारी के सेफ में रखी हुई थी। वो घड़ी चलती नहीं थी, बस पड़ी थी। डॉक्टर आया तो मेरे भीतर से जैसे कोई और बोला, डॉक्टर, मुझे कुछ खाने को दो। अपने भीतर के इस व्यक्ति को मैं नहीं पहचानता था। वो बहुत दीन था। अपनी माँ से चॉकलेट मांगते हुए भी मेरा पोता इतना दीन नहीं होता था। फिर मैं तो इतना बूढ़ा हो चुका था। क्या खाएंगे आप? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर, दूध पीते पीते मैं तंग आ गया हूँ, ये मैं बोला, पर उसके बाद मेरे भीतर का वही अपरिचित बोला, डॉक्टर, मुझे दे दो कोई नमकीन चीज़। अच्छा, नमक का 1 चम्मच ही दे दो। उस अपरिचित के मुंह में नमक के नाम पर ही पानी आ गया था। नमक आपके लिए विष है, डॉक्टर ने कहा। आपको नमक नहीं दिया जा सकता। आपको ब्रेड का एक सादा स्लाइस और उबली हुई बिना नमक की सब्जी मिल जाएगी। उबला हुआ पपीता और उबले हुए बीन्स मुझसे 2 दिन भी नहीं खाए गए। पपीता भी भला कोई सब्जी है, और बीन्स उबले हुए बिना नमक के? हद तेरी। शाम को बेटा आया तो मैं बरस पड़ा। तुम मुझे घर ले जाना नहीं चाहते, अस्पताल में ही मरा हुआ देखना चाहते हो। मुझे कुछ खाने को नहीं देते, तरसा तरसा कर मारना चाहते हो। ऐसे मर गया तो खाने के लिए प्रेत बनूंगा मैं, प्रेत। बेटा चुपचाप मुझे देखता रहा, कुछ भी नहीं बोला, और जब मैं बोल चाल कर शांत हो गया, वो मुझे दफ्तर के बारे में बताने लगा। बेटे के जाने के बाद मेरे भीतर बहुत हलचल रही। मुझे किसी नाटक का रिहर्सल याद आ रहा था।
जिसमें बहुत शोर शराबा होता है, डांट डपट होती है और विशेष प्रकार की ठीक ठीक अभिनय करने का बार बार प्रयत्न होता है। डॉक्टर ने बहुत आश्चर्य से मेरी ओर देखा। मैंने आज तक उससे इस प्रकार बात नहीं की थी। क्या चाहिए आपको? उसने पूछा। मैंने स्टेशन जाने वाली सड़क के मोड़ पर एक मैला सा कपड़ा बिछाकर बैठे एक बूढ़े को कई बार देखा था। उसकी दाढ़ी बड़ी होती थी, आंखों में गीद जमी होती थी और मुंह के दो किनारों से लार बह रही होती थी। वो ज़मीन पर सिर टेक कर कहा करता था, 1 पैसा बाबा। मैंने पाया कि वो बूढ़ा अपना कपड़ा झाड़कर अपने स्थान से उठ बैठा है और आकर मेरे भीतर बैठ गया है। वही बूढ़ा डॉक्टर से बोला, मुझे भूखा ना मारो, मुझे कुछ खाने के लिए दो, ये सब मुझसे नहीं खाया जाता। मछली खाएंगे आप? डॉक्टर ने पूछा। मछली? मेरे मुंह में पानी आ गया। मछली? हाँ डॉक्टर, मछली। डॉक्टर कागज़ पर लिख कर चला गया। मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ मछली का स्वाद याद करने का प्रयत्न कर रहा था। मुझे मछली खाए बहुत दिन हो गए थे। मेरे मुंह में उसका स्वाद नहीं आ पा रहा था, पर फिर भी मैं अच्छी तरह जानता था कि मछली बहुत स्वादिष्ट चीज़ है। मैं कैसा भुक्कड़ हो गया हूँ। मोड़ पर बैठने वाले बूढ़े को अपने भीतर से बाहर धकिया कर मैंने सोचा, यदि लोगों को पता चल जाए कि मैं खाने के विषय में क्या क्या सोचता हूँ तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे बेटे के विषय में लोग क्या सोचेंगे कि उसका बाप कैसा व्यक्ति है। पर मैं अधिक देर तक ये सब नहीं सोच सका। मेरे मस्तिष्क में मछली तैरने लगी थी और मेरे भीतर फिर वो मोड़ वाला बूढ़ा आकर बैठ गया था। कभी मछली ऊपर ऊपर तैरती, कभी तह में चली जाती, कभी उसका सारा शरीर दिखता और कभी केवल मुंह। वे लोग मछली के पकौड़े तल देते तो और भी अच्छा रहता, मैंने सोचा। खाना देने वाली नर्स ने खाने की ट्रॉली रोककर मेरी थाली में मछली रखी तो मैं उसे देखता रह गया। मछली उबली हुई थी, सफ़ेद सफ़ेद, बिना नमक की, जैसे कच्ची हो। मैंने नाविकों के विषय में पढ़ रखा था कि समुद्र में भटक जाने पर जब उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, वे लोग कच्ची मछलियाँ खाते हैं। पर मैंने मछली का टुकड़ा मुंह में डालकर निगलने का प्रयत्न किया। जी में आया नर्स से कहूँ पानी का एक टब दे जाए, मैं ये मछली उसमें तैराऊँगा। मैं रात भर पानी में तैरती मछलियों के स्वप्न देखता रहा। दूसरे दिन खाने वाली ट्रॉली के साथ एक नई नर्स थी। उसके वार्ड में घुसते मैंने देख लिया था कि वो नई है। इस वार्ड में उसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू किया। उसको जरा सा भी शक हो जाता तो बात बिगड़ जाती, पर शक हो ही क्यों। मैंने इधर उधर देखा, किसी का भी ध्यान मेरी ओर नहीं था। मैंने अपने बिस्तर के पैताने पड़ी हुई थाली उठाई और खिसक कर साथ वाले खाली पलंग पर बैठ गया। इस पलंग का मरीज आज सवेरे ही डिस्चार्ज हुआ था और मैं तभी से इस विषय में सोच रहा था। वो खाने की ट्रॉली ठेलती हुई आई और मेरी थाली में भी रोटियों के साथ उबले हुए आलू का नमकीन भुर्ता और मसालेदार कीमा डालकर चली गई। उसके आगे बढ़ते ही मैं फिर अपने पलंग पर खिसक आया। रोटियों को मैंने छुआ नहीं, 1 चम्मच कीमा मुंह में डाला, मुंह से लार बह निकली। 2 महीनों के बाद मेरी जीभ को नमक मिला था। नमक तो नमक, इसमें तो और भी। मेरी थाली में कीमा और आलू का नमकीन भुर्ता देख लिया तो थाली छिन जाएगी। मुझे लगा मेरे भीतर हिंस्र पशु है जिसके नाखून और दांत बहुत पैने हैं और वो किसी को चीर फाड़ कर खा जाने को तैयार बैठा है। यदि किसी ने मुझसे मेरी थाली छीनी तो मैं उसको अवश्य मार बैठता। नई नर्स को वार्ड के अंत तक जाते जाते अपनी भूल का एहसास हो गया। मैंने जल्दी जल्दी कीमा निगलते हुए देखा कि वो बार बार अपने कागज़ उलट पुलट रही थी। फिर वो तेज़ी से लौटी और आकर मेरे पलंग के पास खड़ी हो गई। भय की छिपकली मेरी रीढ़ की हड्डी से चिपक गई थी। मैंने थाली को अपने दोनों हाथों की पूरी शक्ति से पकड़ रखा था, पर मैंने देखा नर्स मेरी ओर नहीं बढ़ रही थी, ना ही वो मेरी थाली छीन रही थी। वो अपने हाथों में कागज़ पकड़े भौचक खड़ी थी। उसकी दृष्टि मेरे पलंग के साथ लगे हुए टीन के बोर्ड पर थी जिस पर लिखा था वाइल्ड। मेरी पकड़ अपनी थाली पर ढीली हो गई। मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयत्न किया और धीरे से बोला, सिस्टर डरो नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वो अपनी स्तंभित अवस्था में से उभरी। किसी को मत बताना प्लीज़। मैंने स्वीकृत में सिर हिला दिया और वो चली गई। अब कोई जल्दी नहीं थी।
मैंने अपनी थाली को देखा। कीमा मैं खा चुका था। आलू का भुर्ता मैं मज़े ले लेकर खा रहा था। बचपन में मैं इसी प्रकार चॉकलेट मुंह में डालकर चूसा करता था, और जब अचानक याद आता कि चूसने से चॉकलेट समाप्त हो जाएगा तो चूसना भी बंद कर देता था। बस उसे मुंह में रखे भर रहता था। जब मुझे लगा कि थाली में भुर्ता कम रह गया है, मैंने चम्मच में कम कम लेना आरंभ कर दिया और बहुत देर तक भुर्ते का आनंद लेता रहा। मैं बहुत दिनों के बाद आज मुस्कुराया था। मेरा मन कर रहा था मैं ज़ोर ज़ोर से हंसूं, पूरे वार्ड में दौड़ता फिरूं और चीख चीख कर डॉक्टरों से कहूं, तुम सब पागल हो। शाम को फिर पुरानी नर्स ड्यूटी पर थी। ट्रॉली आकर मेरे पास रुकी तो उसने मेरी थाली में उबली हुई बीन्स के साथ कई टुकड़े उबली हुई मछली के डाल दिए। सिस्टर प्लीज़, मैंने कहा। मुझे लगा मेरे भीतर आ बैठने वाला अजनबी अब मेरे साथ एकाकार हो गया था। मैं अब उसे स्वयं से अलग नहीं कर पाता था। क्या है? नर्स ने पूछा। सिस्टर, थोड़ा सा कीमा। मैं घिघियाया, मुंह का टेस्ट बदलने के लिए। ओह नो, उसने ट्रॉली आगे ठेली। नॉट फॉर यू। मैंने बड़ी कठिनाई से स्वयं की थाली को उसके सिर पर पटक देने से रोका। मेरे बाईं ओर वाले पलंग पर भी एक मरीज आ गया था और दाईं ओर के पलंग वाले मरीज से भी मैंने काफ़ी जान पहचान कर ली थी, और मेरा मस्तिष्क सुबह से एक योजना पर काम कर रहा था। नर्स खाना देकर चली गई। इतनी सारी चीज़ें, मैंने कहा। मैंने देखा बाईं ओर वाले मरीज ने मेरी बात सुन ली थी और मेरी थाली की ओर देख रहा था। आप मछली खाएंगे? मैंने मुस्कुराकर बड़ी आत्मीयता से पूछा। उसने कुछ नहीं कहा। सोचता रहा कि क्या कहे। मैंने पलंग से अपने उठकर मछली के 3-4 टुकड़े उसकी थाली में डाल दिए। उसने मुझे बहुत मना किया, पर मैं नहीं माना। यह आपने ठीक नहीं किया, वो बोला। अब आप क्या खाएंगे? मेरे पास काफ़ी है, मैंने कहा। वो नहीं माना। उसने ज़बरदस्ती अपनी गोभी की सब्ज़ी मेरी थाली में डाल दी। हल्दी में रंगी पीली पीली नमक मिर्च वाली गोभी मेरी थाली में पड़ी थी। मैंने पहले जीभ अपने होठों पर फेरी और फिर मुंह में आया पानी गटक गया। जी में आया अपने पलंग से उतरकर अपने पड़ोसी मरीज के पैर पकड़ लूँ और कहूँ कि वो रोज़ इसी प्रकार अपनी थोड़ी सी सब्जी मुझे दे दिया करे। उसी शाम को बेटा मुझे घर ले आया। घर आकर उसने बताया कि डॉक्टर कई दिनों से मुझे डिस्चार्ज करने की सोच रहे थे, पर उसने मुझे बताया नहीं था कि कहीं मैं और जल्दी न मचाऊँ। मैं घर आकर बहुत प्रसन्न था। हर घड़ी की चिकचिक समाप्त हुई। अस्पताल में तो दवा पीकर या खाना खाकर 1 मिनट के लिए भी बिस्तर पर बैठा नज़र आ जाऊं तो वार्ड के कोने से सिस्टर इंचार्ज की आवाज़ आती थी, लेट जाइए। और फिर खाना सिगरेटों को भी जी तरस कर रह गया था। घर पर भी जब मेरे सामने बिना नमक मिर्च की उबली हुई सब्जियां आईं तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने प्लेट उठाकर पटक दी। प्लेट खनन करती हुई टुकड़ों में बट गई और सब्जियां सारे कमरे में बिखर गईं। मैंने देखा बहू अपना बायां पैर बार बार दबा रही थी। शायद उसे टूटी हुई प्लेट का टुकड़ा लग गया था, पर मुझे एकदम दया नहीं आई। मैं इतने गुस्से में था कि यदि वो मेरी बहू ना होती, कोई और होता, तो मैं प्लेट के टुकड़े या और जो कुछ मेरे हाथ में आता उसे उठा उठा कर मारता। यही सब खिलाना था तो घर क्यों लाए? मैंने कहा और उसी प्रकार फुफकारता हुआ गुस्से में लेट गया। बहू ने कुछ नहीं कहा। वो जाकर बेटे को बुला लाई। बेटे को देखते ही मैं उठ बैठा। बेटा मेरी ओर देखता रहा। उसने कुछ कहा नहीं। मैंने ही कहा, भूखे रहकर जीने से मैं खा पी कर मरना अच्छा समझता हूँ। पिताजी, आप हमारी मजबूरी समझिए, अंत में बेटे ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हम अपने हाथों से आपको विष नहीं दे सकते। वे दोनों कमरे से चले गए। मुझे कुछ कहने का अवसर उन्होंने नहीं दिया। मैं भन्नाता हुआ लेट गया। नौकरानी आकर कमरा साफ कर गई और बहू दोबारा मेरा खाना लाई। इस बार वो वही सब्जियां स्टील की थाली में लाई ताकि मैं बर्तन न तोड़ सकूं। मैं तभी समझ गया बेटा और बहू अपनी जगह पर पक्के हैं। वे मुझे नमक नहीं देंगे। डांट डपट या क्रोध से काम नहीं चलेगा। दोस्त, मैंने अपने आप को समझाया, बुद्धि से काम लो। दूसरे दिन बेटा दफ्तर चला गया और बहू अपने कमरे में कुछ पढ़ने लगी तो मैंने खेलने के बहाने अपने पोते को बुला लिया। जितने दिन मैं अस्पताल में रहा था, पोता मुझसे मिला नहीं था। लगता था मेरी बीमारी की चिंता में बेटे और बहू ने पोते का एकदम ध्यान नहीं रखा था।
वो बड़ी ललक से मेरे पास आया। चॉकलेट कौन खाएगा? मैंने उसे गोद में लेकर पूछा। बबलू, उसने कहा। तो पहले बबलू बेटा रसोई से थोड़ा नमक लाए। मैंने उसे गोद से उतार कर फर्श पर खड़ा कर दिया। मुझे आशंका थी कि 3 वर्षों का बबलू नमक कैसे लाएगा, फिर भी प्रयत्न करने में क्या हर्ज है। मैं बबलू की प्रतीक्षा करता रहा। बबलू आया तो उसकी मुट्ठी में चुटकी भर नमक था। मैंने बड़े यत्न से सारा नमक उससे ले लिया, उसकी नन्ही हथेली को जीभ से चाट लिया, फिर नमक उंगली उंगली चाटा और शेष अखबार के टुकड़े में लपेट कर अपने तकिया के नीचे रख लिया। मीना हमारी नौकरानी है, ये तरीका फिर भी काम कर सकता है, मैं सोच रहा था। यदि मैं मीना को ही ₹1-2 दे दिया करूं तो वो मुझे नमकीन चीज़ें दे सकती है। शायद वो मुझे सिगरेट भी ला दे। सिगरेट, चॉकलेट, बबलू अपनी मांग कर रहा था। पापा शाम को बाजार से ला देंगे। मैंने उसे कमरे से बाहर कर दिया। मेरे दिमाग में सिगरेट का धुआं था। बबलू बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। उसे मुझसे इस धोखे की आशा नहीं थी। सिगरेट, मैं सोच रहा था। जिस दिन मुझे अस्पताल ले जाया गया था उस दिन मैं गोल्ड फ्लैग के 10 पैकेट लाया था। वे मेरी अलमारी में होने चाहिए। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अलमारी खोली। सामने ही 10 पैकेट पड़े थे, साथ ही माचिसें भी थीं। मैंने एक पैकेट निकाल लिया और सदा खुली रहने वाली अलमारी को ताला लगाकर चाबी अपनी जेब में डाल ली। बेटा मेरी सिगरेटों के पैकेट नहीं छीन सकता। शाम को मैं सिगरेट पी रहा था। मैंने बेटे के आने की आहट सुनी। मैंने झट से सिगरेट बुझा दिया, पर सहसा मेरे मस्तिष्क में बिजली कौंधी। मैंने सिगरेट फिर से जला लिया और दीवार से टेक लगाकर आराम से कश खींचने लगा। बेटा मेरे कमरे के द्वार तक आया। उसने पर्दा हटाया। कैसे रहे पिताजी? उसने मुझे सिगरेट पीते हुए देख लिया था। वो झपट कर आया। उसने मेरे हाथ से सिगरेट छीन लिया। आपको सिगरेट कहाँ से मिले? उसने पूछा। मुझे अधिक प्रयत्न नहीं करना पड़ा। बड़ी सुविधा से मैं कह गया, बहू ने मंगवा दिए थे। अब झूठ बोलने में मुझे कठिनाई नहीं होती थी, काफ़ी अभ्यास कर लिया था। बेटा मेरे कमरे में रुका नहीं, वो अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में बैठा बेटे और बहू की लड़ाई सुनता रहा। बेटा ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था। बहू पहले तो धीरे धीरे बोलती रही, फिर वो भी तेज हो गई। वो किसी बात से बार बार इनकार कर रही थी। फिर मुझे लगा जैसे बेटे ने बहू को चांटा मार दिया हो। चीखना बंद हो गया, लड़ाई थम गई। मैं अपनी चारपाई पर लेटा लेटा मुस्कुराया। मैं बहू को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कल से मुझे नमकीन सब्जियाँ भी मिलेंगी और सिगरेट भी। मेरा बेटा एकदम उल्लू है, मैंने मन ही मन कहा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नरेंद्र कोहली की लिखी हुई कहानी नमक का कैदी। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे अनुरोध है चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी खुशी के लिए। धन्यवाद।